नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22, 23 और 24। आप जानते हैं अनुच्छेद 19 पढ़ चुके हैं, 20 पढ़ चुके हैं, 21 ये सब स्वतंत्रता के अधिकार थे, 22 भी। 23, 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो 23, 24 को आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, समझ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, इसीलिए मुझे लगा कि एक ही वीडियो में कवर कर देना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 22। इसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी सीधे सीधे एक लाइन में कहा जाए तो भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो भारत के नागरिक हों चाहे वो भारत के नागरिक न हों, उन्हें ये अधिकार मिला हुआ है। क्या अधिकार मिला हुआ है? कि उनकी गिरफ्तारी तभी होगी जब वो कुछ गलत काम करेंगे। अगर वो कोई गलत काम नहीं किए हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया है, और एक है निरोध से संरक्षण, यहाँ निवारक निरोध आगे हम बात करेंगे। यानी दो तरह के यहाँ पे व्यक्ति हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य, और एक व्यक्ति हैं, इनको मैं अन्य कह रहा हूँ। इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे निवारक निरोध के तहत। जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनकी एक अलग प्रक्रिया है। जो सामान्य नहीं हैं उनकी अलग प्रक्रिया है। कैसे? देखिए, भारत के रहने वाले कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी जुर्म करते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आएगी, तो उन्हें पकड़ेगी, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया बनाई गई है, CRPC का एक नियम है, कैसे उन्हें गिरफ्तार करेंगे, कैसे उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, फिर पुलिस स्टेशन से कैसे उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, फिर कैसे कोर्ट में ट्रायल होगा, कैसे क्या होगा, ये सब पूरा लिखा हुआ है CRPC में। और उन्होंने जुर्म क्या किया है वो IPC के तहत, हालांकि अब BNS हो गया है, तो उसके तहत उनको दिया जाएगा, मतलब कोर्ट निर्णय सुनाएगी कि किस तरह का इन्होंने अपराध किया था और किस तरह की इन्हें सज़ा दी जाती है। ये नियम है। इसी में एक बात बताई गई है कि जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, एक सामान्य व्यक्ति जो अन्य नहीं है, मैं यहाँ अन्य में आतंकवादी, शत्रु, विदेशी, उनकी बात करूँगा, है ना। आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा तो उनकी अलग प्रक्रिया है, विदेश के कोई व्यक्ति हैं उनकी अलग प्रक्रिया है, शत्रु देश के लोग हैं अलग प्रक्रिया है उनकी। यहाँ पे एक सामान्य नागरिक, अब सामान्य नागरिक में भारत के भी हो सकते हैं और भारत के नहीं भी हो सकते, तो उनको जब पकड़ा जाएगा तो पुलिस उन्हें पकड़ करके पुलिस स्टेशन ले जाएगी, लेकिन उसके पहले उन्हें बताएगी कि उन्हें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है ना। तो गिरफ्तार किस लिए किया जा रहा है बताया जाएगा। दूसरी बात, जब वो व्यक्ति उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगी तो पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। मतलब पुलिस जब किसी व्यक्ति को पकड़ेगी तो पकड़ने से लेकर के न्यायालय के पहुंचने तक में 24 घंटे का समय होना चाहिए। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। जैसे आज मान लीजिए सुबह 9 बजे पुलिस ने किसी को पकड़ा, तो कल 9 बजे हर हाल में मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ेगा। लेकिन अब इनके बीच में, यानी कि 24 घंटे के बीच में, मान लीजिए कि 1 घंटा लग गया आने जाने में, जहाँ व्यक्ति को पकड़ा वहाँ से पुलिस स्टेशन और फिर न्यायालय, तो 1 घंटा इसमें माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 10 बजे माना जाएगा कि 10 बजे तक में पहुंचाना है, यानी यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर ऐसा पुलिस नहीं करती तो पुलिस अपराधी बन जाएगी कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जब उसने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। वो व्यक्ति, वो अधिकार है, पूछ सकता है किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, और वह व्यक्ति वकील कर सकता है, अपना एडवोकेट कर सकता है, पूरी उसको आज़ादी है। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में पकड़ा जाएगा तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करने का नियम नहीं है, न ही वो वकील कर सकता है ना, और ना ही उसमें यात्रा वगैरह का ये जोड़ा जाएगा। तो अब देखिए निवारक निरोध क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। निवारक निरोध को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध, इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो इस आधार पे पकड़ा जाता है कि अगर हम इस व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे तो ये व्यक्ति जुर्म कर देगा, यानी जुर्म के पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। सामान्य नियम में क्या है,
जो निवारक निरोध में नहीं आता उनकी क्या प्रक्रिया है कि जब वो गुनाह करते हैं तब उनको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गुनाह करने वाला हो कोई व्यक्ति, इसकी जानकारी पुलिस को हो जाए तो उसे भी पुलिस पकड़ सकती है, ताकि इसे पकड़ के एक जगह सुरक्षित रखें। नहीं तो ये बम ब्लास्ट कर देगा या कुछ ऐसा कर देगा, दंगा कर देगा या कुछ ऐसा बोल देगा जिससे सामाजिक अर्थव्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। तो इसलिए इनको पकड़ा जाता है। यानी निवारक निरोध में जुर्म को रोकने के लिए व्यक्ति को जुर्म करने से पहले ही पकड़ा जाता है। यहाँ इसको सज़ा नहीं दी जाती, इसको सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि इसने जुर्म किया ही नहीं है, तो सज़ा क्यों देंगे। हम बस इसे रखा जा सकता है लंबे समय तक। लंबा का मतलब 3 महीने भी, 4 महीने भी, 1 साल तक भी रखा जा सकता है बिना न्यायालय में पेश किए, ये दिखा करके कि अगर हम इसे पकड़ करके अलग जगह नहीं रखेंगे एकांत में तो ये व्यक्ति खतरा है। अब इसमें कौन कौन सा नियम मतलब कानून आता है, तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में देखते हैं ये क्या है। क्या है तो हमने चर्चा कर ही लिया कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार कर लेना कि वो व्यक्ति कुछ गलत काम न कर दे, इसलिए पहले पकड़ लेना। क्यों किया जाता है ये? अब जैसे इसमें मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया शक में, खुफिया एजेंसी ने जानकारी दिया कि ये फला व्यक्ति यहाँ पे टिका हुआ है, अगर इसको नहीं पकड़ा गया या ये व्यक्ति जो है बम ब्लास्ट कर सकता है या ये व्यक्ति दंगा भड़का सकता है, तो नियम बनाए गए हैं किस धारा में उनको पकड़ा जाएगा। तो उन्हें पकड़ करके पुलिस ले जाएगी एकांत में, कारावास में रख देगी। अलग से सेल बना होता है, उसको प्रिवेंटिव सेल बोलते हैं। यानी जहाँ पे वो कैदी हैं जो जुर्म करके गए हैं उनके बीच में इन्हें नहीं रखा जाता, इन्हें अलग सेल में रखा जाता है क्योंकि ये मुजरिम नहीं है, इनको अलग सेल में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि निवारक निरोध कानून कौन कौन सा है। हर कानून निवारक निरोध नहीं होता। वो कौन कौन से कानून हैं? तो एक कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, 1980 में बना था। इसमें क्या है, देश की सुरक्षा, अगर देश की सुरक्षा खतरे में है, उस व्यक्ति से देश की सुरक्षा खतरे में है तो उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ सकती है। DM स्तर तक के अधिकारी आदेश करते हैं तब पकड़ा जाता है व्यक्ति को, और न्यायालय को जानकारी होती है कि फला व्यक्ति को पकड़ा गया है। लेकिन ये नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसे पेश नहीं किया जाएगा। अगर ये व्यक्ति कहता है कि मुझे वकील करना है तो इसकी अनुमति नहीं है। हाँ, इसके घर वाले न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे ट्रायल नहीं होता, सेशन कोर्ट वगैरह में नहीं मामला चलता, सीधे हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। तो घर के लोग जा सकते हैं, लेकिन तत्काल जाएंगे तो कोर्ट मना कर सकती है, क्योंकि ये इनको पकड़ा ही इसीलिए गया है ताकि इन्हें वहाँ पे आराम से रख सकें। अगर छोड़ेंगे तो खतरा हो जाएगा, तो तुरंत उनकी रिहाई नहीं होगी। हाँ, न्यायालय ये जांच कर सकती है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है क्या वाकई में सही व्यक्ति को पकड़ा है कि नहीं। कहीं पुलिस अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तो किसी को नहीं पकड़ लिया है, क्योंकि ये भी खूब हुआ है, तो इसकी जांच होगी। अगर इसमें पुलिस वाले पाए जाते हैं कि हाँ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या गलत व्यक्ति को पकड़ लिए हैं, तो फिर उस व्यक्ति की रिहाई हो जाती है तुरंत, और पुलिस वालों को दंड मिलता है ना। तो ये जाँच होती है और 3 महीना के बाद ही सुनवाई होती है आमतौर पर, और 12 महीने तक सेल में रख सकते हैं। तो देश की अगर खतरा है उससे सुरक्षा की, तो उस व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है। फिर एक UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। आतंकवाद यानी आतंकवादी अगर गतिविधियों में वो संलिप्त है व्यक्ति, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। फिर एक कानून है COFEPOSA एक्ट है, इसको संक्षिप्त में कह सकते हैं मुद्रा तस्करी के लिए। मुद्रा तस्करी पर कानून बना था इसके लिए। फिर एक संरक्षण जन अधिनियम, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जम्मू कश्मीर के लिए ये था। फिर ड्रग्स तस्करी रोकने वाला कानून। तो अगर इन सब चीज़ों में कोई व्यक्ति संलिप्त है तो ये जुर्म भले ही न किया हो, संलिप्त है, वो कर सकता है, तो उसे निवारक निरोध में रखा जाएगा। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। जो सामान्य गिरफ्तारी है और जो निवारक निरोध की गिरफ्तारी है, इन दोनों में अंतर क्या है, और ये दोनों अनुच्छेद 22 में विस्तार से बताए गए हैं। तो सामान्य जो गिरफ्तारी होती है वो अपराध करने के बाद होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी कर लिया, किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया, मर्डर किया, धमकी दी, तो ये सामान्य गिरफ्तारी होती है। अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होती है, पुलिस पकड़ती है। निवारक निरोध में अपराध से पहले ही व्यक्ति को
पुलिस पकड़ती है। जो सामान्य गिरफ्तारी है वो इंडियन पेनल कोड या सीआरपीसी के तहत होती है, और जो निवारक निरोध है वो विशेष कानूनों के तहत होती है, यानी इनके लिए अलग कानून बने हैं। सामान्य गिरफ्तारी में कोर्ट को पेश करना अनिवार्य होता है 24 घंटे के भीतर, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ समय तक बिना कोर्ट पेश किए भी हो सकता है। अपराध साबित करना पड़ता है यहाँ पर, यानी अगर पुलिस पकड़ ले तो पुलिस को अपराध साबित करना पड़ेगा कि हाँ इसने अपराध किया है, पुलिस साक्ष्य जुटाती है। और यहाँ पर साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो बस पुलिस को दिखाना है संभावित खतरा, कि इस व्यक्ति से संभावित खतरा था इसलिए हमने इन्हें पकड़ा है। तो ये दोनों अलग अलग मामले हैं, नियम है। अब निवारक निरोध पर संविधान की सुरक्षा क्या है? संविधान की सुरक्षा की हमने अभी चर्चा कर ही लिया है एक तरह से, कि पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है निवारक निरोध में तो जांच होती है इसकी कि पुलिस ने वाकई में सही पकड़ा है व्यक्ति को या फर्जी व्यक्ति को पकड़ा है इसकी। उसके बाद 3 महीने के बाद उसको सुनवाई का अधिकार होता है। 3 महीने के बाद वकील जज एडवोकेट कर सकते हैं, उनके घर वाले। ट्रायल चलता है डायरेक्ट सेशन कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट में। और जैसे ही लगता है कि अब ये व्यक्ति सुधर गया है या ये व्यक्ति अब खतरे की स्थिति से अलग हो गया, नहीं अब ये खतरा नहीं पहुंचेगा इससे, तो फिर उसको आराम से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन वो मुजरिम नहीं है। बस तो संक्षिप्त में ही था अनुच्छेद 22, बस इतना ही था। अनुच्छेद 22 का मतलब होता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार पुलिस करेगी भी तो कारण बताएगी, उस व्यक्ति को अपना वकील करने का अधिकार है और 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। निवारक निरोध वाले में इन तीनों की सुविधा नहीं है। बस अब आते हैं अनुच्छेद 23 और फिर 24 देखेंगे। तो 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 24 में भी कुछ ऐसा ही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब, शोषण किसे कहते हैं? शोषण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से जबरन काम करवाना, किसी व्यक्ति की कोई चीज़ छीनना, किसी व्यक्ति को मेंटली टार्चर करना, यानी उसे शोषण मतलब उसका शोषण करना, उसकी चीज़ों को छीन लेना, उसको सताना, उसको मारना, मनुष्य न समझना, उसको जाति सूचक शब्द से गाली देना, ये सब कुछ शोषण में आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 हमें ये अधिकार देता है कि हमारा शोषण नहीं होगा। अगर हमारा कोई शोषण करता है तो हमारे लिए न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या है तो देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जो संविधान में लिखी गई हैं। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहली बात क्या है? मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध। मतलब मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य को बेचा नहीं जाएगा, दास नहीं बनाया जाएगा। पुराने ज़माने में मनुष्य का व्यापार किया जाता था, मनुष्य का व्यापार होता था, दास खरीदे और बेचे जाते थे। ये नहीं होगा। आज चोरी छिपे हो रहा है, लड़कियों को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है ये, बहुत बड़ा गुनाह, किसी कोई माफ़ी नहीं। तो वर्तमान में हमारा ये अधिकार है कि हमें कोई खरीद नहीं सकता, ना ही हम किसी को खरीद सकते हैं। तो मानव दुर्व्यापार, बेगार, हम किसी से बेगारी नहीं करा सकते, यानी किसी मजदूर को अपने घर लाए, काम कराए, उसको पैसा ही नहीं दे रहे हैं, न, उचित मजदूरी देनी है, तो बेगारी नहीं करा सकते। बलात् श्रम पर प्रतिबंध। बलात् श्रम का मतलब बहुत ज़्यादा श्रम करा लेना, 10 घंटे का काम है 20 घंटे काम कराना, ये सब, इन सब पे प्रतिबंध है। तो ये पहला है, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध। यदि राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई अनिवार्य सेवा आरोपित की जाए तो यह उपरोक्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। मतलब अगर राज्य को लगता है कि कुछ काम हैं जो सार्वजनिक हैं, स्पेशल इनके लिए हमें कुछ लोगों को इलेक्ट करना ही है, तो राज्य करा सकती है। फिर ये बात नहीं मानी जाएगी कि उनसे बेगारी कराई जा रही है या बलात् श्रम। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए BLO होते हैं। अब BLO का काम क्या होता है? सर्वे करना, है ना, ये जो चुनाव का है मामला पूरा, वोटर लिस्ट तैयार करना। लेकिन अब आप देखिए कि कोई भी काम हो जाता है गवर्नमेंट की ओर से तो उनको सौंप दिया जाता है, लेकिन उनके लिए उनको अलग से उसका पारिश्रमिक भी दिया जाता है।
अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, अब उनका काम है पढ़ाना, वो पढ़ाने के लिए नियुक्ति उनकी हुई है, पेमेंट मिलता है। लेकिन आप देखिएगा उनको चुनाव में भी ड्यूटी मिल जाती है, कोई सर्वे करने के लिए उनको काम दे दिया जाता है। तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ बलात्श्रम हो रहा है, बेगारी कराई जा रही है। नहीं, वो सार्वजनिक महत्व की चीज़ें हैं, सरकार ने उनको अतिरिक्त काम के रूप में दे दिया है, उनको अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा उसका, तो ये उसके दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद की शक्ति है इसमें, यानी संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस पर कानून बना सकती है। भाई बलात्श्रम को कैसे रोकेंगे, हम कैसे बेगारी को रोकेंगे, तो संसद इस पर कानून बनाए कि किस तरह से वो रोक सकती है, क्या इस पर काम करती है। तो संसद को अधिकार है इस पर कानून बनाने का, और संसद ने कानून बनाया है। क्या बनाया है? मिनिमम वेज एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी कम से कम कितनी मजदूरी मिलेगी किस काम के लिए, ये 1948 में ही बन गया था, है ना। उससे कम, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे सार्वजनिक व्यक्ति हो, उससे कम नहीं दिया जाएगा, मतलब मिनिमम। उससे ज़्यादा दीजिए चलेगा, लेकिन उससे कम आप मजदूरी नहीं दे सकते, इसका कानून है। फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 में, ये भी संसद द्वारा बनाया गया कानून है। बंधुआ मजदूर श्रम व्यवस्था समापन एक्ट 1976, बंधुआ मजदूरों को बंधक बनाकर काम नहीं कराया जाएगा, इस पर कानून बना है। और समान पुरस्कार एक्ट, मतलब काम अच्छा है अगर किसी का, तो वो किसी भी जात धर्म मजहब का है, उसे समान रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये व्यक्ति फला जाति का है, ये व्यक्ति फला जाति का है, ये व्यक्ति ऊंचा है, ये व्यक्ति नीचा है, इस आधार पे नहीं, बल्कि समान पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि समान उसको प्रमोशन दिया जाएगा, समान उसको सम्मानित किया जाएगा, उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। ये ऐसा कानून बना है। बस तो संक्षिप्त में ही था। अनुच्छेद 23 क्या था? अनुच्छेद 23 में था मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम पर प्रतिबंध, मतलब मनुष्य का शोषण नहीं किया जाएगा, चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे वह भारत का नागरिक ना हो, मतलब भारत में रहने वाला किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता। सभी के लिए है ये अधिकार, भारतीयों के लिए भी गैर भारतीयों के लिए भी। मतलब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई पाकिस्तान से यहाँ व्यक्ति आया है वीज़ा पे, है ना, उसका लीगल डॉक्यूमेंट से वो यहाँ पे, अब यहाँ की कोई कंपनी उसको पकड़ के अपने यहाँ ले जाए, बंद कर ले कमरे में, कहे तुम काम करो, ये नहीं, ये गुनाह है, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। उसको मजदूरी देनी पड़ेगी और उसकी स्वेच्छा से ही काम करा सकते हो, अगर वो नहीं करना चाहेगा तो नहीं कराएंगे। यही सब था अनुच्छेद 23 में। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 23 का थोड़ा सा और विस्तृत रूप है। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखाने आदि में बालकों के कार्य पर प्रतिबंध। आप देखेंगे पहले क्या था, इतनी गरीबी थी, भूखमरी थी कि लोगों के घर में खाने को नहीं था, तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते थे। आज भी कुछ पूरी तरह से इससे निपटारा नहीं हुआ है, आज भी गरीबी के कारण बच्चे काम करते हैं। अगर हम होटलों में जाएं देखें तो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें हाँ खतरनाक खानों में, बड़े बड़े कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, इस पर कानून बना है। अगर कोई कंपनी छोटे बच्चों को काम पे लगाती है तो ये दंडनीय अपराध है। तो यही अनुच्छेद 24 में है, कारखाने आदि में बालकों के कार्य पर प्रतिबंध, बालक कार्य नहीं करेंगे। अब इस पर संसद ने कानून बनाया है, संसद को ही अधिकार है कानून बनाने का। बाल श्रम एक्ट 1986 एक कानून है। फिर बच्चों का रोजगार एक्ट 1938, कारखाना एक्ट 1948, खान एक्ट 1952, बीड़ी सिगार कार्य एक्ट 1966, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951। ये सब कानून हैं। जैसे खान एक्ट 1952, अब इसका मतलब ये हुआ कि खान में जो बड़ी बड़ी खान है, जैसे कोयले की खान है, हीरे की खान है, तो ऐसी खानों में बच्चे काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे उम्र रखी गई है 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष से नीचे के किसी भी बच्चे को इन कानूनों के तहत किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। काम में अगर लगाया जाएगा तो बच्चे की उम्र 14 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। 14 वर्ष इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार भी है। अनुच्छेद 21 के तहत ना मौलिक अधिकार है, और इसमें लिखा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो जब आप काम पे लगा देंगे 14 वर्ष से कम व्यक्ति को, तब तो उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि 14 वर्ष तक बच्चे को पढ़ना है। वो बच्चा
ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरे माँ बाप के पास इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्यों नहीं है? ठीक है, नहीं है, राज्य के पास तो है ना, सरकार के पास है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ पढ़ोगे तुम। तो 14 वर्ष तक तो हर हाल में पढ़ना है बच्चे को। इसलिए अगर कोई 14 वर्ष के बच्चे को काम पे लगाता है तो गुनाह है, सज़ा मिलेगी उसे। और बच्चे की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे की न फीस लगेगी, कुछ भी नहीं है, उसको ड्रेस मिलेगा, उसको किताब कापी मिलेगी, यही नहीं भोजन भी मिलेगा विद्यालय में। इसलिए बच्चे को 14 वर्ष तक का पढ़ना है। तो बस आज बहुत छोटा सा टॉपिक था। अनुच्छेद 22 में हमने देखा गिरफ्तारी वाला, अनुच्छेद 23 में हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 24 में हमने देखा कि छोटे बच्चों को 14 वर्ष, जिनकी उम्र कम है 14 वर्ष से, उनको काम पे नहीं लगाया जाएगा। खासकर ऐसे कानून के तहत खान में बड़े बड़े खतरनाक कामों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। बस तो आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो टॉपिक शुरू होगा वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार का ही। उसका क्या नाम है? धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। मेरा फेवरेट टॉपिक है और कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो में उसे समाप्त करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।